आप देख रहे हैं सनमार्ग लाइव 7। अध्यक्ष जेपी नड्डा एक बार फिर से बंगाल दौरे पर पहुंचने वाले हैं। बता दें कि जेपी नड्डा एक बार फिर से पश्चिम बंगाल के दौरे के लिए पूरी तरीके से तैयार है। अपने काफिले पर हुए हमले के करीब 1 महीने बाद किसानों को लुभाने के लिए पार्टी की नई मुहिम शुरू करने के उद्देश्य से नड्डा शनिवार को राज्य के पूर्वी वर्धमान जिले का दौरा करेंगे। पार्टी की यह मुहिम ऐसे समय में आरंभ की जा रही है जब किसान नए कृषि कानूनों के विरोध में प्रदर्शन कर रहे हैं। भगवा खेमे से जुड़े सूत्रों ने बताया कि बीजेपी नेता एक दिन के अपने दौरे पर कटवा में एक रैली और इसके साथ ही वर्धमान शहर में एक रोड शो करेंगे, जिसके बाद एक संवाददाता सम्मेलन होगा। नड्डा बीजेपी नेता केंद्र सरकार के खिलाफ विपक्षी खेमे के किसान विरोधी आरोपों को कमजोर करने के लिए एक मुट्ठी चावल परियोजना की भी शुरुआत करेंगे। और इसी खबर पर अधिक जानकारी के लिए हमारे साथ फोन लाइन पर कलकत्ता से हमारे सहयोगी दिलीप गिरी जुड़े हुए हैं। दिलीप गिरी, काफिले पर हमले के 1 महीने बाद फिर से पश्चिम बंगाल पहुंचेंगे बीजेपी के अध्यक्ष जेपी नड्डा, क्या कहेंगे? देखिए, जेपी नड्डा का 1 दिवसीय यात्रा काफी महत्वपूर्ण है, क्योंकि जिस तरह से पिछले बार उनका यात्रा था और उनके काफिले पे जिस तरह से हमले हुए थे, उसके ठीक महीने बाद एक बार फिर से जेपी नड्डा का बंगाल दौरा कई मायनों में महत्वपूर्ण है, क्योंकि आज के इस कार्यक्रम से वो कई जगहों पे निशाना साधेंगे। पहला यह, जो दिल्ली में किसान आंदोलन चल रहा है, उस किसान आंदोलन को एक तरह से आप कहिए कि ठीक उसी पैरेलल में यहाँ पर वो एक मुट्ठी अनाज का कार्यक्रम चलाएंगे और घर घर किसानों से मिलेंगे। एक बड़ी कार्यक्रम बीजेपी की तरफ से आयोजित किया गया और उसमें शिरकत करेंगे जेपी नड्डा। तो यहाँ के किसानों के बीच एक अलग मैसेज देने की कोशिश है। साथ ही इस कार्यक्रम के माध्यम से देश भर के किसानों को भी बीजेपी की तरफ से एक मैसेज देने की कोशिश है कि दिल्ली में जो किसान आंदोलन चल रहा है, उस सरकार उस पर क्या रुख करती है। दूसरा, दिलीप, बिल्कुल दिलीप, एक तरफ किसानों का आंदोलन देश भर में चल रहा है और ऐसे में पश्चिम बंगाल में एक मुट्ठी चावल अभियान से किसानों को साधने का प्रयास कर रहे हैं नड्डा। कितना बड़ा किस तरीके से वो किसानों को तक अपनी बात पहुंचाएंगे और इसके साथ ही विपक्ष को एक करारा जवाब भी देंगे नड्डा? देखिए, बिल्कुल, और वर्धमान जिले का सिलेक्शन भी इस कार्यक्रम के लिए महत्वपूर्ण है, क्योंकि वर्धमान जो पश्चिम बंगाल का जिला है, कृषि के लिए ही जाना जाता है। यहाँ बड़े पैमाने पे धान और सब्जी की खेती की जाती है। वर्धमान की धान पूरे विश्व में विख्यात है। तो ऐसे में जेपी नड्डा का एक मुट्ठी चावल का जो कार्यक्रम वर्धमान में रखा गया है, कहीं न कहीं सिर्फ किसानों को साधने की कोशिश नहीं है, वहां से दिल्ली में चल रहे किसान आंदोलन तक भी यह मैसेज देने की कोशिश है कि बीजेपी किसानों के हित की बात कर रही है और लोगों के बीच एक मैसेज देने की कोशिश है। दूसरा, यह वर्धमान एक ऐसा गढ़ है, कभी वामपंथियों का गढ़ हुआ करता था, लेकिन सत्ता परिवर्तन के बाद यह तृणमूल कांग्रेस का गढ़ हो गया और ऐसे में भाजपा यहाँ पे कुछ बड़ा नहीं कर पाया पूर्वी वर्धमान में। हालांकि पश्चिमी वर्धमान से वाहुवालिया जो बीजेपी सांसद है, वो है बीजेपी के सांसद है। आसनसोल से बाबुल सुप्रियो सांसद है। ये पहले वर्धमान डिस्ट्रिक्ट हुआ करता, लेकिन उसकी बंटवारा होने के बाद ये पूर्वी वर्धमान है और यहाँ पे तृणमूल की अच्छी खासी पैठ है। तो यहाँ पर एक रोड शो ठीक 1 महीना बाद जब जेपी नड्डा के काफिले पे हमला हुआ था और इस तरह का अभियान चलाना, ये कहीं ना कहीं पश्चिम बंगाल की राजनीतिक साधने से लेकर के दिल्ली में जो किसान आंदोलन चल रहा है उसका एक जवाब है। और पूरी तरह से बीजेपी का एक प्लानिंग प्रोग्राम है। ये सुबह से लेकर के जब वो 11 बजे जेपी नड्डा पहुंचेंगे नजुल इस्लाम एयरपोर्ट पे, जो वर्धमान डिस्ट्रिक्ट में ही पड़ता है, वहां से वो सबसे पहले मंदिर में पूजा करेंगे और लगातार एक के बाद एक उनका कार्यक्रम है, जिसमें रोड शो से लेकर के जनसभा तक है। और पूरी तरह से ये कार्यक्रम बीजेपी जेपी नड्डा के इस कार्यक्रम को सफल बनाने में जी जान से जुटी हुई है, क्योंकि बंगाल में अभी चुनाव के तारीखों का ऐलान नहीं हुआ है, लेकिन उससे पहले से ही बीजेपी बेहद आक्रामक नजर आ रही है। टीएमसी नेता भी आक्रामक है। अब कांग्रेस की बात करें तो कांग्रेस ने भी अब बंगाल में एक तरीके से अपनी रणनीति को तैयार करना शुरू कर दिया है। तो हम कह सकते हैं कि बंगाल में की राजनीति जो है वो काफी तेज हो गई है। देखिए, इस बार पश्चिम बंगाल चुनाव काफी दिलचस्प होने वाला है। हर पार्टियां अपनी पूरे जी जान से जुटी हुई है और चुनाव की तारीखों की घोषणा होने में अभी देरी है, लेकिन अभी से जो राजनीतिक पार्टियां हैं जी जान से लोगों को अपने पक्ष में उनका मिजाज बनाने में लगे हुए हैं। और आप तमाम तरह की कोशिशों को देखिए, चाहे वो तृणमूल कांग्रेस हो, भाजपा हो, या कल जिस तरह से कांग्रेस ने एक लंबे समय के बाद कोलकाता में एक विशाल रैली की और कुछ दिनों के बाद यह भी सूचना है कि वाम मोर्चा यानी वामपंथी पार्टी और कांग्रेस मिलकर गठबंधन बना के चुनाव लड़ेंगी। तो
ऐसे में पश्चिम बंगाल का चुनाव काफी कई मायनों में अलग होने वाला है। खास तौर पे इस मामले में जब माइनॉरिटी वोट को लेकर के कभी वामपंथियों का कब्जा हुआ करता था, उसके बाद तृणमूल कांग्रेस में एक तरफा वोट पड़ता था माइनॉरिटी का, लेकिन इस बार ओवैसी की पार्टी यहाँ की एक स्थानीय पीरजादा है, उसके प्रमुख 21 जनवरी को एक नई पार्टी की भी घोषणा करने वाले हैं। उसके साथ गठबंधन करके चुनाव लड़ेंगे। तो आप समझिए कि इस बार का चुनाव चतुष्कोणीय होगा, त्रिकोणीय या द्विपक्षीय नहीं, चतुष्कोणीय इस मामले में। बिल्कुल दिलीप, वाम मोर्चा और कांग्रेस एक साथ चुनाव लड़ेंगे, लेकिन सवाल ये भी है दिलीप कि इस दौड़ में जिस तरीके से पश्चिम बंगाल की राजनीति जो इस वक्त है, जो हमें देखने को मिल रहा है टीएमसी और बीजेपी के बीच में, तो इस दौड़ में क्या आपको कांग्रेस कहीं नजर आ रही है? और इसके साथ ही पार्टियां तो अपनी तैयारी कर रही है दिलीप, लेकिन अगर हम जनता के मूड की बात करें तो जनता का मूड क्या है इस बार? फिलहाल देखिए, पश्चिम बंगाल में राजनीतिक लड़ाई दो पार्टियों के बीच में स्पष्ट रूप से, हालांकि समय के हिसाब से राजनीतिक मिजाज और मुद्दे बदलते हैं, वोटरों के मिजाज भी बदलते हैं, लेकिन वर्तमान में अगर आप पश्चिम बंगाल में लड़ाई की बात करेंगे तो सीधी तौर पे तृणमूल कांग्रेस और भाजपा के बीच कांटे की लड़ाई है, क्योंकि तृणमूल कांग्रेस सत्ता में है और लगातार पश्चिम बंगाल में राजनीतिक हिस्सा है, जिसे मुद्दा बनाकर के भाजपा लगातार तृणमूल कांग्रेस की सरकार पर हमला बोल रही है। और भाजपा के तमाम बड़े नेता पश्चिम बंगाल में कैंपेनिंग किए हुए हैं अगले विधानसभा चुनाव को लेकर के। हालांकि डेटों की घोषणा नहीं, इसके बावजूद पश्चिम बंगाल में भाजपा जी जान से जिस तरह से तैयारी में जुटी है, तमाम केंद्रीय मंत्री, केंद्रीय नेता, राज्य स्तर के नेता, स्थानीय नेता लगातार हर इलाके में जनसंपर्क अभियान, और हर दिन किसी न किसी दिन कोई बड़ा नेता बड़ा अभियान चला रहा है या जनसभा कर रहा है या रैली कर रहा है। तो इससे आप अंदाज लगा सकते हैं कि बीजेपी पश्चिम बंगाल में कमर कस के लड़ाई के मैदान में उतरी है। बीजेपी के साथ साथ टीएमसी और कांग्रेस ने कमर कस ली है, लेकिन इसके साथ ही दिलीप, हम ओवैसी फैक्टर को भी नजरअंदाज नहीं कर सकते हैं। आखिर कौन और कितना सतर्क है ओवैसी फैक्टर को लेकर? देखिए, ओवैसी फैक्टर का सबसे बड़ा असर अगर पड़ेगा तो वो तृणमूल कांग्रेस पे पड़ेगा, क्योंकि जब 2011 में सत्ता परिवर्तन हुआ था, वाम मोर्चा से माइनॉरिटी वोट था, तो जिसका सबसे बड़ा लाभ तृणमूल कांग्रेस को हुआ था, और लगातार उसके बाद के जो चुनाव हुए हैं उसका लाभ तृणमूल कांग्रेस को मिला है। लेकिन पहली बार ओवैसी पश्चिम बंगाल के चुनाव में उतरने जा रहे हैं और उनकी पार्टी चुनाव लड़ेगी। उसमें भी सबसे खासियत यह है कि यहाँ की स्थानीय एक जो संस्था है पीरजादा, जिसको आप त्रिपुरा शरीफ कहते हैं, त्रिपुरा शरीफ का हुगली और वर्धमान में अच्छा खासा पैठ है। साथ ही बांग्लादेश से सटे हुए जो पश्चिम बंगाल के जिले हैं जहाँ पे माइनॉरिटी वोट लगभग 50% है, ऐसे सीटों की संख्या लगभग 40 से अधिक है। तो आप समझिए कि अगर 40 सीटों पे जहाँ माइनॉरिटी की संख्या 50% से अधिक। सही कहा आपने, जिस तरीके से बंगाल में राजनीतिक सरगर्मी बढ़ गई है, हम कह सकते हैं कि आने वाला बंगाल विधानसभा चुनाव काफी दिलचस्प होने जा रहा है। बहुत बहुत धन्यवाद दिलीप हमें तमाम जानकारियां देने के लिए। तो काफिले पर हमले के 1 महीने बाद फिर से पश्चिम बंगाल पहुंचेंगे बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा। 40,000 जनसभाओं के अभियान का आगाज होगा। देखना होगा कि आने वाले समय में बंगाल की राजनीति आखिर किस ओर जाती है और क्या कुछ देखने को मिलता है।